हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं लेकर के नेक्स्ट क्लास डेमोक्रेसी की क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो आप एकदम तैयार हो जाइए, बिल्कुल कॉपी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए और किताब उठा लीजिए, क्योंकि एकदम बहुत आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म, आपके चैनल यूपीएस अकेडमी पर आ चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमने क्या जाना, डेमोक्रेसी में हमने जाना था कि जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। हमने एक डिफिनेशन निकल कर आई थी। क्या डिफिनेशन निकल कर आई थी? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है ना भाई, हमने विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से ये देखा था कि चुनाव तो करती है, लेकिन क्या जो मतलब जहाँ पे चुनाव होते हैं ज़रूरी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कि इसकी विशेषताओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, इसकी जब तक हम विशेषताओं को नहीं जान पाएंगे तब तक हम ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि डेमोक्रेसी वास्तव में क्या होती है, वास्तविक डिफिनेशन क्या है किसकी, डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र का जो है वास्तव में परिभाषा क्या है कि जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सके और समझ सके। उसके लिए उसकी विशेषताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लेकर के आ गए हैं डेमोक्रेसी की विशेषता, और भी अलग अलग टॉपिक्स हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप रेडी होंगे? अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, जो भी इनको पढ़ना है, आप शेयर कर दीजिए उनके पास, और लाइक कमेंट करिए। अगर वीडियो समझ में आएगी तो नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, उठाइए किताबें। तो इसमें कुछ जो है क्वेश्चंस टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा टीचर से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसकी डिफिनेशन कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती हैं। देखिए, विशेषता हम तभी जान पाएंगे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, इसकी विशेषता जानना है तो इसके बारे में पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। तो वे क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं? पहला है कि इसके परिभाषा के अनुसार इसमें शासक कौन होगा। किसकी बात हो रही है? शासक कौन होगा। ये जिन शासकों का हम चुनाव करेंगे वो शासक कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा की जो चुनाव है, दूसरा क्या है? दूसरा चुनाव। ये जो चुनाव है किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। समझ में आ रहा ना। विच टाइप्स ऑफ इलेक्शन वी कॉल डेमोक्रेसी, यानी कि किस तरह के चुनाव का हम जो है, किस तरह के चुनाव को हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्या चीज़ निकल के आ रहा है कि वे कौन से लोग हैं। क्या निकल के आ रहा है? लोग, यानी कि वे कौन से लोग हैं जो शासकों का चुनाव करते हैं। ये जनता की बात हो रही है ना। लोग मतलब जनता, बात तो वही होगी ना। लोग कहिए चाहे जनता कहिए। ठीक है, और इसके बाद अगला आ रहा है, जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो क्या है? सरकार का स्वरूप। सरकार का स्वरूप। ठीक है ना। देखिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें। तो थोड़ा सा जो इसकी विशेषताओं को हमें जानना है तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो डिफिनेशन हमें मिली है ना, ये डिफिनेशन जो हम निकाले हैं, इससे क्वेश्चन पूछेंगे क्या कि यहाँ का जो शासक हैं वो कौन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए जिनको हम चुनेंगे। दूसरा क्या है? चुनाव, यानी कि किस प्रकार के चुनाव को हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, यानी कि कौन सा चुनाव डेमोक्रेटिक कहा जाएगा, लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाएगा। तीसरा है कि जो सरकार को चुनेंगे, कौन चुनेंगे? जनता। वह कैसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। वो जनता कौन लोग हैं, कौन लोग होने चाहिए जो चुनाव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जिस सरकार को हम चुनेंगे, जिस सरकार को हम चुनेंगे डेमोक्रेटिक के रूप में, उसका वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए। ये 4 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इन्हीं की बेस पे हम जो है इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख, अगली हेडिंग आप में है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। तो थोड़ा सा कुछ फैसले लिए गए थे जिसमें जो है निर्वाचित नेताओं के हाथ थे। क्या है इस हेडिंग के अनुसार देखेंगे। लिखा, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया था। 1999 में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जनरल थे। पाकिस्तान में तो सैनिकों की सत्ता है, आपको पता है। वहाँ की जो सरकार है वो सैनिकों द्वारा चलाई जाती है।
तो वहाँ के जो जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, वो अक्टूबर 1999 में यानी कि 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। यानी कि सैनिकों ने कब्जा जब किया, सरकार को अपने हाथ में लिया था, तो उसकी अगुवाई कौन की थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ किए थे। कहाँ पे? पाकिस्तान की बात हो रही है। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब देखिए, जो वहाँ पे लोकतंत्रात्मक तरीके से जो सरकार चुनी गई थी उसको उन्होंने उखाड़ फेंका था और वहाँ की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया था। कौन? परवेज़ मुशर्रफ, जो कि जनरल थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। कब किए थे? कब किए थे? ये किए थे 1999 अक्टूबर में, अक्टूबर 1999 में किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा करके अपने कार्यकाल को 5 साल बढ़वा लिया। इसके बाद उन्होंने खुद को ही 2002 में जनमत संग्रह करा करके, यानी कि उन्होंने अपने आप को क्या किया? राष्ट्रपति। जब भाई सत्ता अपने हाथ में आ गई, अब सर्वे सर्वा हो गए, हम तानाशाह हो गए, तो अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी पावर हम ले सकते हैं, कोई भी आदेश दे सकते हैं। तो वहाँ पे जो है शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर के खुद को जो है उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और 2002 में जनमत संग्रह करा करके, जनमत संग्रह क्या होता है दोस्तों? कि जनमत संग्रह, यानी कि लोगों का जो है मत अपने पक्ष में दिलवा करके वो क्या कर दिए? वो उसको अपना जो कार्यकाल है उसको 5 साल बढ़वा लिए। समझ में आ रहा? अपने कार्यकाल क्या कर लिए? 5 साल बढ़वा लिए। ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया, जो वहाँ की मीडिया थी, वो क्या करी? मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया, जो मानवाधिकार व लोकतंत्र के लिए जो काम करने वाले लोग थे और जो मीडिया थी, उन्होंने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि इस जनमत संग्रह जो है एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। जो जनमत संग्रह कराया गया है ये सरासर धोखाधड़ी कराई गई है, गलत तरीके से कराई गई है और इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ करी गई हैं। ठीक। तो अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। क्या है ये? 2002 की बात है। क्या हुआ था कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, ठीक है ना, ये एक ऑर्डर उन्होंने पारित किया जिसके अनुसार उन्होंने संविधान को बदल डाला। संविधान में जो है सरकार चुनने का होता है, नागरिकों के अधिकार की बात होती है, नागरिकों के जो है कर्तव्यों की बात होती है ना, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ उसमें संवैधानिक उपचार दिए होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसमें इस तरीके से होता है कि उस देश के नागरिक को कोई प्रॉब्लम ना हो अपना खुद का विकास करने के लिए। लेकिन जब मीडिया और वहाँ के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले और मानवाधिकार की बात करने वाले जब सरकार पर आरोप लगाने लगे, किस पर? परवेज़ मुशर्रफ पर, कि ये गलत हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो इसने क्या किया? इसने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के माध्यम से वहाँ का संविधान ही बदल दिया। संविधान बदलने का मतलब है कि पूरा सब कुछ चेंज कर दिया, वो अपने अनुसार कर लिया। अब जो वो करेगा वो मनमानी से अपने हिसाब से करे, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाए। भाई जब अब वो उसके अनुसार सारी चीज़ें की हुई लीगल हो जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि संविधान ही बदल दिया पूरी तरीके से। तो अपने अनुसार संविधान लिखा, अपने अनुसार नियम कानून लिखा उसमें, ठीक है, तो अपने अनुसार सारी चीज़ें करेगा तो वहाँ पे जनता कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वह संवैधानिक रूप से लीगल हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। इस आर्डर के अनुसार जो आर्डर आया था, कौन सा? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। पहला नियम जो आया कि जो राष्ट्रपति है ना, वो चाहे राष्ट्रीय यानी कि नेशनल या पूरे देश कह लीजिए, या फिर प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। प्रांतीय मतलब जो अलग अलग जो राज्य हैं उसकी जो असेंबली, उसकी जो सभा है, विधानसभा जो उसकी है, वो क्या कर सकता है? उसको अपने अनुसार उसको भंग कर सकता है। जब उसका मन है तब उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ये पावर किस में आ गई थी? राष्ट्रपति में आ गई थी, चाहे वो प्रांतीय हो चाहे वो राष्ट्रीय हो। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। और जो मंत्रिपरिषद का जो कामकाज होता था ना, मंत्रिपरिषद का जो गठन होता था, जो कामकाज को करती थी मंत्रिपरिषद चुने हुए लोगों में से, उस पर जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद उन्होंने बनाया था, कौन? परवेज़ मुशर्रफ जो वहाँ का राष्ट्रपति था, उसकी निगरानी उस पर रहती थी कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा अधिकार तो नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं कर रहे हो, उस पर भी उसकी निगरानी रहती थी। ठीक है ना। जिससे ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे और उसके सदस्य कौन थे? ज़्यादातर सदस्य उसके किसके? जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो बनाई गई थी, ठीक है ना, उसमें ज़्यादातर सदस्य के कौन थे? भाई
एक प्रकार देखा जाए तो वहाँ का जो शासन परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो सैनिकों के द्वारा था। जनरल थे तो क्या करेंगे, अपने ही लोगों को रखेंगे ना, इसलिए वहाँ के ज़्यादातर लोग सैनिक ही थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो बनाया गया था उसमें ज़्यादातर लोग कौन से थे, सैनिक थे। ये देख रेख करते एक प्रकार से शासन चलाते थे, देखते थे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ अपनी मनमानी चीज़ तो नहीं हो रही, कहीं तो कहीं हमारे बताए हुए चीज़ों के अनुसार ज़्यादा तो फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है लोगों को। इसलिए वो क्या करते थे, जो वहाँ की जो है प्रांतीय असेंबलियाँ होती थी, मंत्रिपरिषद के जो कामकाज होते थे उस पर वो क्या करते थे, निगरानी रखते थे। चलिए, इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। जब कानून पास हो गया तो प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों के लिए फिर से चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता नेता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। अब देखिए चीज़ निकल के आ गई। ये आर्डर बनवाया, संविधान पास करवाया। इसके बाद जो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद था उस पर उन्होंने किसकी निगरानी रखा कर दी, एक सुरक्षा एजेंसी की, ठीक है ना। और ये सुरक्षा एजेंसी किसकी थी, ये राष्ट्रपति का था ये, ठीक है ना। इसकी निगरानी में सब होता था। अब इनका जो चुनाव करवाया, इनका क्या करवाया, फिर से चुनाव करवाया। चुनाव तो करवाया, चुनाव तो हुआ, समझ में आ रहा ना, चुनाव तो हुआ, लेकिन ये अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते थे। सत्ता सर्वोच्च जो है किसके हाथ में थी, राष्ट्रपति के हाथ में थी, परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, वही डिसीजन लेता था। चुनाव होने के बावजूद, चुने जाने के बावजूद भी वह सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। सारे अधिकार जो है सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास में थे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कि चुनाव भी हुआ। लोकतंत्र क्या कहता है, चुनाव करने के लिए, चुनाव तो हो रहा है यहाँ पे, लोकतंत्र ही तो कह रहा है ना डिफिनेशन के अनुसार, चुनाव कराने के लिए चुनाव तो हो रहा है, लेकिन क्या सत्ता किसके हाथ में जा रही है, आपके चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में जा रही है, नहीं जा रही, वो जा रही है राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हाथों में, ठीक है ना। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कारण पर चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया, बताइए, क्या पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया, नहीं किया। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, ना कि सत्ताधारी का चुनाव किया, ना कि अपने नेता का चुनाव किया, ठीक है ना। प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया था, ठीक है ना। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वे वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला कौन कर सकता था, राष्ट्रपति कर सकता था, परवेज मुशर्रफ। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, ठीक है ना। वे जनता द्वारा नहीं चुने गए। जो जनता द्वारा चुने गए थे उनके हाथ में सत्ता थी नहीं, और जिनके हाथ में सत्ता थी वो जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। समझ में आ गया। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, और औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार, संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन निकल के आ रही है एक विशेषता। क्या विशेषता आ रही है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी कि जो पहली डिफिनेशन, पहली विशेषता निकल के यहाँ पर आई है, आप समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कि निर्णय लेने की अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि, ठीक है ना। ये देखिए हमारी पहली विशेषता निकल करके आ गई कि निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। यहाँ पे थी नहीं थी, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं अब अगली जो विशेषता इसकी क्या है। चलिए एक विशेषता निकल कर आ गई। दूसरी विशेषता हम देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी मुकाबला हमारा चुनाव का कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, चीन का उदाहरण लेता है। चीन की संसद को कवांगवो रेमनिन दाइवियाओ दाहुई कहते हैं।
कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई, यानी कि राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं अपनी भाषा में। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं किसको? चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, यानी कि जो चीन का जो संसद है उसका चुनाव प्रति 5 वर्ष के बाद होता है, लेकिन वहाँ की संसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। पूरा जो चीन है वहाँ से लगभग 3000 सदस्य चुन करके आते हैं इसके संसद में, ठीक। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, कुछ सदस्य जो उसका चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये कहाँ की है? चीन की। क्यों मैंने लिखा अभी आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। जितने भी उम्मीदवार हैं अगर उनको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आपको मंजूरी लेनी होगी किससे? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है ना। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2002 और 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। कुछ ही लोगों को वहाँ पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे किसकी सरकार बनती है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही शुरू से ही बनती चली आ रही है। वहाँ कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी पार्टी लड़े, वो जीतेगी सिर्फ और सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी। आई बात समझ में? आप चुनाव लड़ लीजिए, आप नहीं जीतेंगे। सिर्फ वही येन केन प्रकार EVM हैक करवा करके, वो बैलेट पेपर जो है गायब करवा करके, मतलब किसी प्रकार से लोगों को पैसा दे करके, लोगों को खरीद करके, चाहे जैसे हमेशा सारी विधि विधान कर करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी। तो क्या लोकतंत्र है यहाँ पे? नहीं है। चलिए, 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते थे। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे। कब कराए जाते थे राष्ट्रपति चुनने के लिए? 6 वर्ष के बाद। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। चीन के देश में कभी भी फौजी का शासन या तानाशाही, जो कि अभी हमने इसके पहले देखा पाकिस्तान में थी, वह नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। सन 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी कौन थी? PRI, वही जीतती रहती थी, उसी को जो है जीत मिलती रहती थी, ठीक है ना। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। जो भी आपको मैंने समझाया, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे का अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। PRI हर तरीके का हथकंडा अपना करके, खरीद करके, वोट लोगों को मार पीट करके, चोरी करवा करके, गायब करवा करके, मशीनें हैक करवा करके, हर तरीके से जो अपनी सरकार बनाने के लिए कुख्यात थी। विख्यात नहीं, कुख्यात थी। कौन? PRI। कहाँ पे? चाइना में, ठीक है ना। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। जो सरकारी दफ्तर में काम करते थे ना, पार्टी की बैठक में उनका जाना अनिवार्य था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी अपनी है, पार्टी की अपनी बैठक होती है, उसके अपने मेंबर है, लेकिन सरकारी मेंबर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्टी की बैठक में वहाँ के सरकारी मेंबरों को जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों में अध्यापक अपने छात्र छात्राओं माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। जो सरकारी टीचर होते थे ना, वो बच्चों से कहते थे कि अपने पेरेंट्स से बोलना है कि सिर्फ PRI को वोट देना और किसी को वोट नहीं देना है। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों का आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाजी करती थी। कई बार मीडिया भी जो है क्या करती थी? उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती थी। वो भी उनकी गा रही थी, जैसे कि हमारे इंडिया में हो रहा है। मीडिया क्या कर रही है इस समय? सत्ताधारी पार्टी की गा रही है। वो कितना भी गलत कर लें, कितना भी अत्याचार कर लें, कितना भी करप्शन कर लें, लेकिन सत्ताधारी पार्टी सही है, सही है, सही है, ये मीडिया राग अलापरी वही से वहाँ पे होता था, ठीक है ना। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों का आलोचना करने के अलावा उनकी करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान कहाँ गया? केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था।
जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। आई बात समझे? बूथ को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, जिससे वहाँ के लोग जिससे वहाँ के पता चला कि यहाँ के लोग जो है आपकी पार्टी यानी पीआरआई वोट नहीं देने वाले हैं, तो वहाँ से उठाकर दूसरी जगह कर देते थे, वो डाल ही नहीं पाते थे। दूसरे लोग जो उनके पक्ष में थे वही लोग डालते थे, वहाँ से बूथ को भी गायब कर देते थे। ठीक है ना। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान काफ़ी पैसे खर्च करती थी। जो पीआरआई थी वो अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। आई बात समझ में? पीआरआई क्या करती थी अपने चुनाव जीतने के लिए? बूथ शिफ्ट करवाती थी, करप्शन करवाती थी और जो है पैसे बांटती थी, तमाम प्रकार की चीज़ें कर मीडिया इस चीज़ को नज़रअंदाज करके बस उसकी खाली गा रही थी। क्या हम ऊपर बड़ी चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने को उदाहरण मान सकते हैं? कतई नहीं मान सकते। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता था। चीन में जब चुनाव होता भाई एक ही पार्टी है, जब तानाशाही है, उन्हीं को देना है, तो कोई भी वक्त उनके सामने खड़ा होता उसको मरवा देते थे, गायब करवा देते थे, डरा देते, धमका देते थे या पैसे देकर खरीद लेते थे। कोई खड़ा ही नहीं होता था। तो लोगों के पास क्या होता था? लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता था, उसी को देते थे। इस वजह से वो कंटिन्यू 2000 तक जीतती चली गई। ठीक है ना। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते थे? नहीं कह सकते हैं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अब एक समझ में चीज़ें क्या आ गई कि वहाँ के जो चुनाव थे वो निष्पक्ष नहीं होते थे। लोग अपने शासक का चुनाव अपनी मनपसंद से नहीं करते थे, ज़बरदस्ती चुनवाया जाता था उनसे, ना ही निष्पक्ष रूप से वहाँ का चुनाव होता था। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा ना? क्यों नहीं होता था? क्योंकि तानाशाही चलती थी, सरकार की मनमानी चलती थी, खरीद फरोख्त चलता था, घोटाला चलता था, करप्शन चलता था, मारपीट होती थी, चुनाव नहीं देने देते थे, मतलब तमाम प्रकार बूथ शिफ्ट करवा देते थे, तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर जो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। यानी एक से अधिक विकल्प आपके पास हो ताकि आप स्वेच्छा से चुन सके, और जिसके पास मतदान ज़्यादा हो वह सरकार देश में अपनी सत्ता बना सके, वहाँ निष्पक्ष होता है। अगर एक ही है भाई, एक अकेला दौड़ेगा तो जीतेगा भी वही। एक अगर आदमी अकेला दौड़ेगा तो वही तो जीतेगा ना, दूसरा कहाँ जीतेगा? दूसरा दौड़ेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ पे विकल्प निष्पक्ष चुनाव होने के लिए, मनपसंद शासक चुनने के लिए विकल्पों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चीन में नहीं था। इस प्रकार लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक को गद्दी से उतार दें। लोगों के पास इतना विकल्प, इतनी पावर होना चाहिए कि वह मनपसंद सरकार को चुने और सरकार गलत करे तो उसे गद्दी से उतार सके। आई बात समझे? ताकि वह तानाशाह न बन पाए, मनमानी न कर पाए। बट है तो संविधान में यही, लेकिन हो नहीं पाता है। लोकतंत्र निष्पक्ष एक दूसरी विशेषता निकल के आ गई। हमने एक विशेषता देखा था, दूसरी विशेषता निकल के आ गई। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। जीत हार के समान अवसर होने चाहिए। समझ में आया? सत्ता में बैठे लोग जो हैं, जीत हार के लिए समान अवसर होना चाहिए। अगर वो गलत करें तो उनके साथ गलत होना चाहिए, उनको उतार देना चाहिए। अगर वो सही करे तो फिर दोबारा चुन करके आ सके। ये पावर जनता के हाथ में होनी चाहिए। चुनाव हमारा निष्पक्ष होना चाहिए, शासक हमारा मनपसंद का होना चाहिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए। ये दो प्रकार के हमें देखने को मिल गए हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अगली विशेषता हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।